नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आप सभी को मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, आज मैं महामैराथन क्लास का पार्ट 3 लेकर आया हूं आपके सामने, जहां पर मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था कि रैम के बारे में स्टोरेज डिवाइस चल रहा था, इसमें मैंने रैम के बारे में पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 महामैराथन का क्लास नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर प्ले वॉच लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में। और आशा करूंगा कि आप सभी लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको मेरा वीडियो भी बहुत पसंद आ रहा होगा। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपका लाइक ही, आपका शेयर ही हम लोग की एनर्जी होती है। उसी के बेस पर हम अपना जोश शोर से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में मैं आज डिस्कस करूंगा रोम। अपने स्क्रीन पर पहला टॉपिक आपके सामने है रोम। रोम क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और ये आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। याद रखिएगा, आपके प्राइमरी मेमोरी में दो तरह के मेमोरी होते हैं, एक वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। एक वोलाटाइल तो एक नॉन वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब होता है भुलक्कड़, जो भूल जाए, कुछ समय के बाद वो भूल जाए। कुछ समय कहने का मतलब जब तक डेटा स्टोर तब तक रहेगा जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगा। पावर सप्लाई कट हुआ तो सारा डेटा इरेज हो जाएगा। लेकिन नॉन वोलाटाइल में कहता है कि एक परमानेंट टाइप का मेमोरी होता है, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। यानी बिजली सप्लाई, पावर सप्लाई ऑफ होने के बावजूद भी ये डेटा को स्टोर रखता है, इरेज नहीं करता। तो ये नॉन वोलाटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। तो रोम जो है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। दिस रीड ओनली चिप्स, ये एक रीड ओनली चिप है, यानी इसके अंदर राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड, यानी जो पहले से लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन इसमें यूजर कोई भी चीज राइट नहीं कर सकते, ये दिमाग में रखेंगे। इसमें हम लोग राइट नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, आगे कह रहे हैं आपसे content data which can be read randomly when required but can't be written onto, यानी इसमें हम लोग कुछ भी राइट नहीं कर सकते, बस रीड कर सकते हैं। डेटा इज हार्डवेयर ऑन दिस चिप्स एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरर। इसके अंदर जो डेटा राइट होता है, जाहिर सी बात है, मैंने भी कहा कि डेटा हम लोग रीड कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो राइट किया गया, तभी तो हम रीड कर रहे हैं। तो रीड कब किया, राइट कब किया गया है? तो राइट किया गया है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही उसमें डेटा, यानी हार्डवेयर में ही डेटा राइट कर दिया जाता है, और यूजर सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं, यानी यूजर सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। दे कांट बी चेंज्ड बाय द यूजर, जो यूजर के द्वारा चेंज नहीं किया जाता, यानी यूजर उस डेटा को चेंज नहीं कर सकता। ए रोम चिप इज ऑल्सो नॉन वोलाटाइल, ये एक नॉन वोलाटाइल है। सो डेटा स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट, इट इज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न अप, यानी इसके अंदर जो डेटा होता है परमानेंटली स्टोर होता है। ये पावर ऑफ होने के बावजूद भी डेटा स्टोर इरेज नहीं होता है। फिर बात करें, रोम इज सेमीकंडक्टर मेमोरी। रोम किस तरह की मेमोरी होती है? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, दैट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पीड में किसी भी डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। रोम आर यूज टू स्टोर दोज प्रोग्राम दैट नीड नॉट मॉडिफाई। रोम के अंदर हम उसी तरह का प्रोग्राम को स्टोर करते हैं जिसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी जब मदरबोर्ड तैयार किया जाता है तो मदरबोर्ड के ऊपर ही रोम को फिक्स कर दिया जाता है, और उसी समय उसके अंदर डेटा, यानी जो भी प्रोग्राम्स करने होते हैं, करके रख दिए जाते हैं। तो उसी तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिसको मॉडिफिकेशन की जरूरत न पड़ती हो। जिसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, रोम बायोस। अगर आपसे रोम बायोस के बारे में पूछा जाए तो आप रोम बायोस को क्या बताओगे? बायोस का फुल फॉर्म दोस्तों याद रखिएगा, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रोम के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे गए हैं वो फ्रेमवेयर अपडेट्स के भी प्रोग्राम लिखे गए हैं। तो यहां पर मैं बात करूंगा रोम बायोस की, कि रोम बायोस क्या होता है। ये डिस्कस बाद में करेंगे कि डिफरेंस क्या है रैम एंड रोम में। पहले हम लोग देख लेते हैं कि रोम बायोस क्या है। तो रोम बायोस का मतलब दोस्तों, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म रोम इज बूट फ्रेमवेयर प्रोग्राम। ये रोम के अंदर एक बूट फ्रेमवेयर प्रोग्राम है दोस्तों, दैट ए कंप्यूटर यूज टू सक्सेसफुली स्टार्ट ऑपरेटिंग। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम जो आपका रन करने वाला होता है बायोस। बायोस रन करता है तभी जाकर आपका कंप्यूटर सक्सेसफुली ऑपरेट होता है, यानी ओपन होता है दोस्तों। BIOS is located on chip inside a computer and is designed in a way to that protect it from disk failure. बायोस को इस तरह से, बायोस को एक चिप के अंदर रखा गया है, यानी रोम चिप के अंदर रखा गया है, और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमारे डिस्क फेलुअर को प्रोटेक्ट कर दे, यानी डिस्क फेल होने से भी इसको मुझे बचाता है। When it turn on PC, अगर आप पीसी ऑन करते हो, जब आप पीसी ऑन करते हो तो द बायोस फर्स्ट कंडक्ट ए बेसिक हार्डवेयर चेक। तो बायोस क्या करता है? सबसे पहले हार्डवेयर को चेक करता है। उसको क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
अगर आपसे पूछा जाए कि पोस्ट क्या है तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद करिए। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि आपके हार्डवेयर को चेक करता है। अगर सवाल पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा आपका प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चेक करता है कि आपके हार्डवेयर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके हार्डवेयर अपनी जगह पर है कि नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग जवाब देंगे पोस्ट। पोस्ट का काम क्या है? बेसिक हार्डवेयर को चेक करना कि वो अपने जगह पर है कि नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर कह रहा है टू डिटरमाइन वेदर ऑल ऑफ अटैचमेंट आर प्रेजेंट एंड वर्किंग। अब पोस्ट ने अपना काम कर दिया भाई। अगर सारे डिवाइसेस, सारे इक्विपमेंट्स अपने जगह पर लगे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? देन इट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू योर कंप्यूटर्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम। तब फिर क्या करता है बायोस? क्या करता है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको ले जाके रैम के अंदर लोड कर देता है। तो लोड होने के बाद जाकर आपका कंप्यूटर ऑन करता है। तो ये सब कौन करवा रहा है? बायोस के माध्यम से हो रहा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के माध्यम से हो रहा है दोस्तों। The BIOS also manage data flow between the computer's operating system and attached device। हमारा जो बायोस होता है डेटा फ्लो को भी मैनेज करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, सच एज हार्ड डिस्क, वीडियो कार्ड, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। यानी कीबोर्ड कीबोर्ड के माध्यम से हम जो इनपुट कर रहे हैं उसको भी कौन मैनेज और कंट्रोल कर रहा है? हमारा एक बायोस प्रोग्राम। यहां तक कि आउटपुट आया तो मॉनिटर से आउटपुट भेजना है कि प्रिंटर से आउटपुट भेजना है, ये कौन मैनेज कर रहा है? एक बायोस प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों। द बायोस स्टोर द डेट एंड टाइम। बायोस का काम सिर्फ उतना ही नहीं, बायोस का काम बहुत सारे होते हैं, जिसमें एक और एग्जांपल में दे रहा हूं। डेट एंड टाइम को स्टोर करना भी बायोस का काम है। एंड योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इन ए बैटरी पावर्ड। और ये सिस्टम का इंफॉर्मेशन भी वो स्टोर करता है बैटरी पावर के माध्यम से। एक बैटरी पावर के माध्यम से जो नॉन वोलेटाइल चिप्स में होता है, कॉल्ड ए सीमोज। इसको सीमोज बैटरी बोलते हैं। उस बैटरी का नाम क्या है दोस्तों? सीमोज बैटरी। उसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। सीमोज का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर होता है, एक बैटरी होता है, जिसके माध्यम से आपके कंप्यूटर का डेट एंड टाइम रेगुलर अपडेट होता है। अगर आपका कंप्यूटर के सिस्टम का डेट एंड टाइम अपडेट नहीं हो रहा है तो समझ जाना दोस्तों कि ये सीमोज बैटरी आपका खराब हो चुका है। मदरबोर्ड पे एक छोटी सी घड़ी की बैटरी की तरह एक बैटरी होता है जिसका नंबर 2032 होता है। आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर जाइए, कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकान पर जाइए, बोले कि सीमोज बैटरी चाहिए, 10 से 12 रुपए का आपको मिल जाएगा और आप इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही होता है। अब मैं बात करूं बायोस के फंक्शन के। बायोस के फंक्शन क्या है? तो बायोस का फंक्शन सबसे पहला बायोस पावर ऑन सेल्फ। बायोस सबसे पहले पोस्ट को रन कराता है। बायोस क्या करता है? सबसे पहले पोस्ट को रन कराता है, फिर बूट स्ट्रैप लोडर होता है, बूट स्ट्रैप लोड किया जाता है, फिर बायोस सेटअप यूटिलिटी प्रोग्राम। बायोस जो यूटिलिटी प्रोग्राम सेट करता है और फिर सिस्टम सर्विस रूटीन के हिसाब से आपका कंप्यूटर होता है। ये 4 इसके फंक्शन है हमारे बायोस के। इस सब चारों फंक्शन को आप याद रखेंगे। आपको इनमें से कोई भी एक फंक्शन दे देगा, पूछ देगा कि बायोस का इनमें से कौन सा फंक्शन है, तो आप इजीली इसको बता सके। अब चलते हैं दोस्तों बायोस के बाद हम बात करेंगे आपको रैम और रोम के डिफरेंस की, कि रैम और रोम में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में डिफरेंस क्या है? तो बोथ रैम और रोम आर पार्ट्स ऑफ प्राइमरी। दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है और इंटरनल मेमोरी हमारे कंप्यूटर का, ठीक है, सिस्टम, बट दे डिफर with each other in the role played by them in the working of a computer system। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम इन दोनों का काम करने का तरीका, जो काम है, जो इन लोग का रोल है, वो अलग अलग होता है दोस्तों। तो वो अलग अलग रोल क्या है, किस बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है? तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रैम और रोम दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो रैम को पहले देखिए, रैम के बारे में, रैम और रोम के बारे में डिफरेंस पूछा जाता, बता सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एज वेल एज रिटन ऑन इट। इंफॉर्मेशन इसमें रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। रैम के अंदर जो इंफॉर्मेशन हम लोग लिख भी सकते हैं और लिखा हुआ इंफॉर्मेशन पढ़ भी सकते हैं। इट रेंडमली सेलेक्टेड द एंड यूजेज लोकेशन ऑफ द मेमोरी टू एसेस द इंफॉर्मेशन। हम अपने किसी भी मेमोरी को, अपने किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को एसेस कर सकते हैं उस मेमोरी के लोकेशन से। वही रोम की बात करें तो इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड एंड कांट बी रिटन। रोम के अंदर जो लिखा गया उसको हम पढ़ सकते हैं लेकिन फिर से कुछ लिख नहीं सकते, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये रीड एंड राइट दोनों मेमोरी होता है, ये रीड एंड राइट होता है, लेकिन ये सिर्फ रीड ओनली होता है। ओके दोस्तों। दूसरा पॉइंट, इट स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पोररी। ये जो डेटा को स्टोर करता है टेम्पोररी बेसिस पे करता है। अगर आप अभी कंप्यूटर बंद कर दो तो जो भी आपने लिखा है वो इरेज हो जाएगा, अगर आपने परमानेंट सेव नहीं किया है तो। अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो डेटा स्टोर नहीं होगा, वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, टेम्पोररी स्टोर होता है रैम के अंदर। तो ये डेटा को टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर करता है। बट रोम की बात करें तो रोम परमानेंट स्टोरेज है, यानी डेटा जो भी इसमें लिखा जाता है वो परमानेंट स्टोर हो जाता है दोस्तों।
तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज वोलाटाइल मेमोरी। एक वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल कहने का मतलब इट कंटेंट्स गेट लॉस्ट वंस द पावर सप्लाई सिस्टम। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाए किसी भी कारण से, चाहे पावर फेलुअर से, चाहे आपने गलती से उसको शट डाउन दे दिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया था, तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। उसको वोलाटाइल कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। लेकिन रोम हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है इट कंटेंट्स डज नॉट गेट लॉस्ट इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर आप कंप्यूटर को ऑफ भी कर दो, इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो इरेज नहीं होगा दोस्तों। इट इज फॉर होल्डिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस करेंटली बीइंग प्रोसेस। इस रैम के अंदर डेटा, उस तरह के डेटा, यानी रैम क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है एंड आपके इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है जिसको प्रोसेस करना होता है या प्रोसेसिंग के दौरान जिसकी जरूरत होती है। वही रोम की बात करें, इट होल्ड्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस लाइक बायोस। इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं लाइक बायोस। बायोस की तरह एक प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इट होल्ड्स एप्लीकेशन प्रोग्राम विच आर करेंटली बीइंग यूज्ड। इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होल्ड होते हैं, रखे जाते हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करते हो तो वो रैम के अंदर ही स्टोर होता है, यानी जब वो लोड ओपन होता है तो लोड लेता है। लोडिंग कहां होता है, वो रैम के अंदर लोड होता है, तब जाकर वो ऑन होता है। ठीक है, वही रोम की बात करें, इट होल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन रोम किसको होल्ड करता है, सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर को होल्ड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रोम में स्टोर नहीं होता, ये दिमाग में रखेंगे। रैम में हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टोर होता है और साथ में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर होता है। लेकिन रोम के अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्टोर होता है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। टाइप्स ऑफ रोम की बात करें तो इसमें डी रैम एंड एस रैम आते हैं, और इसमें आपकी बात करें तो पी रैम एंड ईपी रैम, फिर एम रैम, एफ रैम, बहुत सारे रैम होता है, रोम होते हैं, जो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा कुछ देर में। तो टाइप्स ऑफ रोम यहां पर होते हैं। तो आपको आशा करता हूं रोम और रोम बायोस और टाइप्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। सारे प्रोग्राम्स को, सारे चीज को अच्छे से राइट करते जाइएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल बनता है दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी जरूरी नहीं है, बाद में इसको डिस्कस कर देंगे। टाइप्स ऑफ रोम की बात करें, टाइप्स ऑफ रोम की बात करें तो पहला रोम देखिए मैंने लिखा एम रोम। एम रोम का मतलब यहां पर फुल फॉर्म याद रखिएगा, मार्क्स रोम। यहां पर फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, रोम का फुल फॉर्म याद रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है मैं अंडरलाइन जरूर करूंगा, उसको ध्यान से नोट कर लेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज एम रोम, यानी मार्क्स रोम को एम रोम भी कहते हैं या फिर एम रोम को मार्क्स रोम कहते हैं। इट इज स्टैटिक रोम, ये एक स्टैटिक रोम है, याद रखेंगे। किस तरह का रोम, एम रोम किस तरह का रोम है, स्टैटिक रोम है, विच कम्स प्रोग्राम्ड इनटू एन इंटीग्रेटेड सर्किट बाय इट्स मैन्युफैक्चरर। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट पर। द सॉफ्टवेयर मार्क्स इज बर्न्ड इनटू द चिप्स एंड दैट इज व्हाई इट टर्म एज मार्क्स रोम। जो चिप होता है इसको बर्न किया जाता है, इसके ऊपर एक मास्क चढ़ाकर इसको बर्न यानी फिक्स कर दिया जाता है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं मार्क्स रोम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मेक यूज दिस टाइप ऑफ मार्क्स रोम चिप्स। यानी जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या फिर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो इस तरह के रोम का यूज करते हैं। आप यहां ग्राफिक्स देख सकते हैं। पीरोम की बात करें, पीरोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड 70s बाय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी किसके द्वारा डेवलप किया गया था, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। इट इज मेड एज ए ब्लैंक मेमोरी, एक ब्लैंक मेमोरी को तैयार किया जाता है, अब बाद में इसके अंदर कोई भी चीज प्रोग्राम राइट किया जाता है। ए प्रोग्रामर, ए पी प्रोग्रामर और पी रोम बर्नर इज रिक्वायर्ड टू ऑर्डर टू राइट डेटा ऑन ए पी रोम चिप। यानी जो पी प्रोग्रामर यानी प्रोग्रामर जो होते हैं, हार्डवेयर प्रोग्रामर जो होते हैं, जो बायोस तरह के प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, वो इसके अंदर इसको परचेज करने के बाद इसके अंदर डेटा को राइट करते हैं, तब इसको मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स करते हैं। द डेटा स्टोर्ड इट इज कांट बी मॉडिफाइड। इसके अंदर याद रखिएगा, एम रोम हो चाहे पी रोम हो, वंस टाइम रिकॉर्डेबल होता है, यानी इसके अंदर जो एक बार लिख दिया गया वो परमानेंट हो गया, उसको हम इरेज नहीं कर सकते। अगर मान लो आप मार्केट से एक रोम खरीद के लाते हो, वो एम रोम या पी रोम हो, आपने उसमें कुछ लिखा, गलत हो गया, यानी गलती से आपने कुछ गलत प्रोग्राम रख दिए, तो वो आपका मेमोरी खराब हो गया, अब उसको इरेज नहीं किया जा सकता है, वो परमानेंट होता हो गया। ठीक है, तो ये अब किसी काम का नहीं, आप इसको फेंक दो। ठीक है, तो ये दो चीज आप याद रखेंगे पी रोम और एम रोम में। अब अगला रोम आता है ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। ईपी रोम नाम से ही पता चल जाएगा किस तरह का रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस टाइप ऑफ रोम कैन बी रीप्रोग्राम। इस
इस रोम के अंदर आप रीप्रोग्राम कर सकते हो। यानी कि अगर आपने कोई डेटा लिख दिया, वो गलत लिख दिया है, तो उसको इरेज करके आप फिर से दोबारा डेटा लिख सकते हो। ओके दोस्तों, यानी ये रीराइटेबल है। दिस इंफॉर्मेशन ऑन an EPROM can be erased with the help of special device using ultraviolet light. EPROM के अंदर जो डेटा लिखा जाता है उसको इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए एक स्पेशल डिवाइस का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रावोल्ट लाइट। यानी अल्ट्रावोल्ट लाइट का यूज करके आपके इसके डेटा को इरेज किया जाता है। When the EPROM is in use, information can only be read and the information remains the memory until it is erased. यानी इसके अंदर जब प्रोग्रामिंग हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा उसको बस रीड किया जा सकता है, उसमें राइट नहीं किया जा सकता। यानी एक प्रोग्रामर ही जब प्रोग्रामिंग करेगा, यानी हार्डवेयर या मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसी के ऊपर रोम को फिक्स किया जाता है। तो अगर मैं EPROM यूज करूंगा तो अगर मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मैं उसको इरेज करके, डेटा को इरेज करूंगा किसके माध्यम से? अल्ट्रावोल्ट लाइट के माध्यम से, और दोबारा डेटा फिर से उसके अंदर राइट कर सकता हूं। ठीक है, और वो डेटा तब तक रहेगा जब तक कि उसको इरेज ना किया जाए। ये EPROM होता है दोस्तों। EPROM का ग्राफिक्स यहां दिया हुआ है। वही डबल EPROM की बात करें, डबल EPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी EPROM की तरह ही होता है। दिस मेमोरी ऑल्सो डज नॉट लॉस इट इज डेटा व्हेन द पावर इज टर्न अप। इसके अंदर भी डेटा अगर लिख दिया जाए तो वो परमानेंट हो जाता है, पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा इरेज नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी कैन बी इरेज इलेक्ट्रिकली एंड सो द नेम। यानी जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। इसके अंदर जो डेटा लिखा गया है उसको इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिकली के, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया जाता है, उसके माध्यम से डेटा को इरेज किया जाता है। जैसे EPROM में मैंने बताया अल्ट्रावोल्ट लाइट का यूज किया जाता है डेटा को इरेज करने के लिए, तो वहीं डबल EPROM में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया जाता है डेटा को इरेज करने के लिए। यही दोनों में समान अंतर है, तो दोनों रीराइटेबल है। While in use it behave like a ROM but can be erased using a special device can then be reprogrammed। इसके अंदर जो भी डेटा हम लोग लिखेंगे उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, उसके डेटा को इरेज करके। अब नए तरह का रोम यूज होता है दोस्तों, एफरोम। एफरोम का मतलब होता है फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। इट इज अपडेटेड वर्जन ऑफ डबल EPROM। डबल EP का ही अपडेटेड वर्जन है। इन डबल EPROM इट इज नॉट पॉसिबल टू अल्टर मेनी मेमोरी। याद रखिए, डबल EPROM में डेटा को अल्टर नहीं किया जा सकता, डेटा को इरेज करके दोबारा लिखा जा सकता है। मान लो मैंने 4 लाइन लिखा, 4 लाइन में एक लाइन मेरा गलत हो गया, तो डबल EPROM हो चाहे EPROM हो, वो पूरा का पूरा डेटा इरेज कर देगा और फिर से राइट करेगा। लेकिन एफरोम कहता है कि मैं उसको फ्लैश कर सकता हूं, यानी अल्टर कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं। 2-4 लाइन गलत हो गया, उसको मैं बस सुधार दूंगा, पूरा प्रोग्राम इरेज करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू अल्टर मेनी मेमोरी लोकेशन एट द सेम टाइम। यानी एक ही समय में बहुत सारे लोकेशन को वो इरेज नहीं कर सकता था, चेंज नहीं कर सकता था। तो हाउएवर फ्लैश मेमोरी प्रोवाइड्स दिस एडवांटेज। तो बनाया गया आपको फ्लैश मेमोरी, ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है। EPROM by enabling these features of altering many location, आपके जो मेनी लोकेशन का जो भी अलग अलग लोकेशन पे जो डेटा होता है उसको इरेज कर सकता है, फ्लैश कर सकता है दोस्तों। फ्लैश का मतलब ही होता है एक को हटाकर दूसरा लाना। ओके दोस्तों, इट वॉज इन्वेंटेड बाई टोशिबा। टोशिबा के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया एंड गॉट इट नेम्स फ्रॉम इट कैपेबिलिटी ऑफ डिलीटिंग ए ब्लॉक ऑफ डेटा इन ए फ्लैश। ब्लॉक ऑफ डेटा को डिलीट करने को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैश। इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्लैश रोम, यानी फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। ओके दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। एडवांटेज ऑफ रोम की बात करें तो रोम के एडवांटेज होता है कि एक नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, कांट बी एक्सीडेंटली चेंज, इसको एक्सीडेंटली चेंज नहीं किया जा सकता है। चीपर देन रैम, रैम से चीपर होता है। इजी टू टेस्ट करना भी इजी है। मोर रिलेबल देन रैम, रैम से आसानी से इसको यूज किया जा सकता है। स्टैटिक्स एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, इसको रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें कोई भी बैटरी पावर नहीं लगा है। कंटेंट दे आर ऑलवेज नोन एज कैन बी वेरीफाइड, और इसके कंटेंट को ऑलवेज हम लोग वेरीफाइड कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कैश मेमोरी की। कैचे मेमोरी भी इसको बोलते हैं या कैश मेमोरी भी बोला जाता है। तो कैचे मेमोरी की बात करें तो कैचे मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये बहुत ही फास्ट काम करने वाला एक सेमीकंडक्टर मेमोरी। याद रखिएगा, हमारा कैशे मेमोरी जो होता है ना, बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही फास्ट काम करने वाला सेमीकंडक्टर मेमोरी है। विच कैन स्पीड ऑफ द CPU, ये CPU के स्पीड, यानी जब हमारा CPU प्रोसेस करता है तो रैम और CPU के बीच में जो मेमोरी वर्क करता है वो कैच मेमोरी वर्क करता है, ये याद रखेंगे।
इट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। देखिए जो मैंने बात कहा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ये बफर का काम करता है। बफर मतलब प्रोसेसिंग के दौरान कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है हमारे सीपीयू को, तो सब कुछ रैम से लेना पॉसिबल नहीं है, तो रैम को में बार बार डेटा ट्रांसफर ना करके वो कैसे मेमोरी में रखता है सीपीयू, और वहां से उस चीज को कैरी करता रहता है। It is used to hold those part of data and program which are most frequently used by the CPU। यानी सीपीयू के द्वारा उस तरह के डेटा को उसमें स्टोर किया जाता है जो सीपीयू को तुरंत फ्रीक्वेंसी लेवल पे उसको चाहिए। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू कैश मेमोरी। तो द पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर फ्रॉम द डिस्क टू कैश मेमोरी, यानी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन एक्सेस देम। यानी जब सीपीयू किसी भी प्रोसेस को करता है, वही बात दोबारा रिपीट की गई है, जब सीपीयू किसी भी चीज को प्रोसेस करता है तो डेटा वो कहां स्टोर करेगा, रैम से डेटा लेता है, अपने अंदर प्रोसेस करता है और कुछ डेटा ट्रांसफर करके रख देता है कैसे मेमोरी में, और जब उसको जरूरत पड़ती है तो वहां से लेकर फिर उस चीज को प्रोसेस करता रहता है ऑपरेशन के दौरान। तो कैसे मेमोरी याद है, कैसे मेमोरी का जो सबसे ज्यादा सवाल बनता है वो ये है कि कैसे मेमोरी बहुत ही फास्ट काम करने वाला एक सेमीकंडक्टर मेमोरी। ओके, और इसका यूज किस लिए होता है, इट्स एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ओके दोस्तों, इतनी बातें याद रखेंगे। अब चलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर। अब बात करें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का, तो सेकेंडरी स्टोरेज यानी सेकेंडरी मेमोरी बात करें, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का है, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल मेमोरी या फिर एक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक डिवाइस। प्राइमरी मतलब मुख्य था, तो वहीं सेकेंडरी का मतलब क्या है, एक एक्सिलरी यानी सेकेंडरी यानी सहायक मेमोरी होता है जो प्राइमरी की मदद करता है, एक सप्लीमेंट का काम करता है प्राइमरी मेमोरी का। ठीक है, इट इज ए रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट, देखिए बोला इट इज ए रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट द लिमिटेड कैपेसिटी एंड वोलाटाइल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। भाई प्राइमरी मेमोरी 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB ऐसे हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पर हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए और अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास एक सप्लीमेंट्री डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मक्खी आ गई थी दोस्तों। It is non-volatile memory which is used to store instructions and data permanently unless erased by the user or till the damage of the storage device। कह रहा है कि एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है ये डेटा को तब तक स्टोर रखेगा जब तक कि आप उसे खुद न इरेज कर दे या फिर वो डिस्क खराब ना हो जाए, किसी भी तरह से डैमेज ना हो जाए, यानी डेटा को ये परमानेंटली स्टोर करता है। They can be used to maintain a backup of important files and data। आप अपने डेटा इंपॉर्टेंट फाइल्स और डेटा का बैकअप लेने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज का यूज करते हैं। दिस मेमोरी लेस एक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ता मेमोरी आता है ये हमारे प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा, एंड हैज मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, और स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अधिक होती है प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा देन प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सारे क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे दोस्तों कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कितनी तरह का होता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस 2 तरह के होते हैं, एक एसएसडी होता है तो एक डीएसडी होता है। एसएसडी का मतलब होता है सीक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस, याद रखेंगे, एसएसडी का मतलब होता है सीक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस, वहीं डीएसडी का मतलब होता है डायरेक्ट एसेस स्टोरेज डिवाइस। ओके, अब सीक्वेंशियल एसएस क्या होता है, एसएसडी क्या होता है, डीएसडी क्या होता है, इसको समझिएगा गौर से। एसएसडी का मतलब सीक्वेंशियल एसएस स्टोरेज डिवाइस, यानी उस डिवाइस को हम लोग सीक्वेंशियल एसएस स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे जो विच ओनली द एसएस डेटा सीक्वेंशियली फ्रॉम एसएसडी, यानी वैसा डिवाइस जिसके अंदर कोई अगर डेटा रखा गया है तो हम उसे सीक्वेंशियली एसेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक डिस्क है, मान लेते हैं मेरे पास एक डिस्क है, ये डिस्क है, मान लेते हैं एग्जांपल, इसके अंदर मैंने 5 गाने रखे, 5 सॉन्ग्स रखे, तो मेरा मन किया 5 नंबर वाला गाना बजाने का, तो ये नहीं प्ले कर सकता, ये सीक्वेंस वाइज ही प्ले करेगा। पहले 1 नंबर गाना बजेगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर बजेगा, यानी सीक्वेंस वाइज ही डेटा को इसमें एसेस किया जा सकता है, डायरेक्टली नहीं। वही डीएसडी की बात करें तो डीएसडी में डायरेक्टली डेटा एसेस किया जाता है, डायरेक्टली डेटा एसेस किया जाता है डीएसडी में डायरेक्टली, यानी मेरा मन किया था 1 नंबर सुनेंगे, मेरा मन किया था 5 नंबर डायरेक्ट सुनेंगे, जैसे आजकल सीडी डीवीडी में या फिर आपके रिमोट के माध्यम से होता है, आप डायरेक्ट रिमोट से 5 नंबर प्ले कर दे तो 5 नंबर, 10 नंबर करते तो 10 नंबर बजने लगता है। लेकिन याद करो पुराना जनरेशन जहां पर कैसेट चलता था, इस तरह के कैसेट चलते थे दोस्तों, इस तरह के कैसेट, क्या आप इसमें डायरेक्टली कोई गाना प्ले कर सकते थे? नहीं, आपका जवाब होगा नहीं। यहां पर हम लोग फॉरवर्ड का ऑप्शन होता था, लेकिन फॉरवर्ड करने के दौरान उतना ड्यूरेशन आपको पार करके जाना ही पड़ेगा, तब जाकर वो आप गाना प्ले कर पाओगे, यानी सीक्वेंस वाइज वो था। लेकिन देख लो सीडी को, सीडी डीवीडी जो होता है, आपने अगर मूवी देखा होगा सीडी डीवीडी से, तो डायरेक्ट आप 5 नंबर या फिर कोई भी मूवी प्ले कर सकते थे। या आजकल अपने चैनल ही देख लो,
टीवी के जो डिश टीवी होते हैं या फिर जियो फाइबर हो रहे हैं उसमें जो चैनल है डायरेक्टली आप कोई भी चैनल प्ले करके देख सकते हो, कोई भी नंबर प्रेस कर दो तो हो जाता है। लेकिन पुराना आप नेशनल याद रखो या फिर जो पहले डिश टीवी चलता था, पहले सॉरी जो डिश चलता था केबल के द्वारा हर गली 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 में, तो वहां जो टीवी आता था चैनल वाइज होता था, घुमाने वाला, गोल गोल राउंड राउंड घुमाने वाला आता था। तो क्या वहां पर डायरेक्टली आप कोई चैनल लगा सकते थे? नहीं, गोल गोल उसको घुमा घुमा कर ही लगा सकते थे। जैसे रेडियो को देख लो, रेडियो में अगर आपको चैनल बदलना है, क्या डायरेक्टली कोई भी चैनल आप प्ले कर सकते हैं? नहीं, वो एसएसडी था, वो टेक्नोलॉजी एसएसडी की थी। लेकिन अब क्या है, आप मोबाइल में स्क्रॉल करते हो, जो मन किया वो टच करते हो, गाना बज जाता है। तो इसको बोलते हैं डीएसडी, डायरेक्टली एसएस, जिसको डायरेक्ट हम लोग एसएस कर सके अपने स्टोरेज में। ठीक है, तो एसएसडी में सबसे पहला एग्जांपल मैं दूंगा आपको मैग्नेटिक टेप का। यानी आपने जो इस तरह का कैसेट देखा होगा, इसको कैसेट बोलते हैं। इसका नाम क्या है, टेक्निकल नाम क्या है? तो मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? तो मैग्नेटिक टेप एक एसएसडी है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक टेप क्या है? एक तरह का एसएसडी यानी सीक्वेंशियल एसएस स्टोरेज डिवाइस है। प्लस आप बोल सकते हो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। प्लस आप बोल सकते हो कि सर ये नहीं, ठीक है, ये मैग्नेटिक टेप क्या है? तो एक एसएसडी है और प्लस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। डेट आर यूज्ड फॉर डेटा टेकिंग डेटा बैकअप। इसका यूज हम लोग डेटा बैकअप के लिए करते हैं, यानी अपने डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। जो इंपॉर्टेंट इसमें एक और सवाल है, देखिएगा ध्यान से। मैग्नेटिक टेप इज मेड ऑफ थिन प्लास्टिक टेप। यानी जो इसके अंदर जो आपको रील दिख रहा है, ये जो रील होता था ब्लैक कलर का, ये क्या है? एक प्लास्टिक हुआ करता था, प्लास्टिक टेप। इसको बोलते हैं थिन प्लास्टिक टेप। यानी जहां पर आपका डेटा स्टोर होता था, इस प्लास्टिक के ऊपर ही डेटा स्टोर होता था। तो प्लास्टिक के ऊपर जब डेटा स्टोर होता है, उस प्लास्टिक को क्या बोलते हैं हम लोग? थिन प्लास्टिक टेप बोलते हैं। ऑन विच ए थिन फिल्म ऑफ रिकॉर्डेबल मीडिया इज प्रोस्टेड। और उसी के ऊपर जो हमारा मीडिया होता था, जो भी डेटा होता था, उसी के ऊपर रिकॉर्ड होता था। द रीड राइट ऑपरेशन ऑन मैग्नेटिक टेप इज परफॉर्म यूजिंग मैग्नेटिक हेड। अगर आपने अपना, ये तो टेप होता है, कैसेट होता है। आपने अगर टेप देखा होगा तो टेप में जहां पर हम अपना कैसेट लगाते हैं, मान लो ये मैंने कैसेट लगा दिया, तो यहां पर कुछ बटन्स होते थे, टेप में होते थे ना दोस्तों। तो इस बटन में प्ले बटन होता था। प्ले बटन को हम प्रेस करते थे तो एक अंदर की तरफ देखने पर एक लोहे की रड आती थी छोटा सा, उसके अंदर एक इस तरह का सर्कल बना रहता था, चुंबक हुआ, मेटल हुआ, मैग्नेटिक हुआ करता था। तो वो नीचे आकर इस रील से टच करता था दोस्तों। उसको बोलते हैं हम लोग हेड। वो ही मैग्नेटिक हेड है जिसके माध्यम से डेटा रीड एंड राइट हो रहा है। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। मैग्नेटिक टेप बहुत ही स्लो डिवाइस। अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे, आप पूछे कि इनमें से कौन सा सबसे स्लो स्टोरेज डिवाइस है, तो आप तुरंत टिक कर देना दोस्तों, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ही बहुत ही स्लो डिवाइस होता है। ओके दोस्तों, और इसका यूज ऑफलाइन डेटा बैकअप के लिए होता है। यहां पर इसके इन्वेंशन का नाम लिखा हुआ, आप जरूर याद रख लेंगे। मैग्नेटिक टेप वाज इन्वेंटेड फॉर रिकॉर्डिंग साउंड बाय, यहां पर देखिए परफ्यूमर का नाम दिया हुआ है, और 1928 इन जर्मनी में इसका आविष्कार किया गया था। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे डीएसडी की। अभी मैंने बताया डीएसडी का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस आर दोज डिवाइस इन विच वी कैन एक्सेस डेटा डायरेक्टली फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। यानी वैसा डिवाइस जो डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करे आपके डिवाइस से, आपके स्टोरेज डिवाइस से, उसको क्या बोलते हैं? डीएसडी बोलते हैं। जैसे आपका हार्ड डिस्क, आपका फ्लॉपी डिस्क, आपका पेन ड्राइव, आपका सीडी, आपका डीवीडी, क्या है? एक डीएसडी है। लेकिन वही मैग्नेटिक टेप की बात करें तो वो एसएसडी है। ओके दोस्तों, आप बहुत क्लियर समझ गए होंगे कि एसएसडी एंड डीएसडी क्या है। एसएसडी एंड डीएसडी क्या है? एसएसडी मतलब सिक्वेंसली, जो एक के बाद दूसरा प्ले करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सीक्वेंस वाइज। और डीएसडी मतलब जब मन किया था 5 नंबर, जब मन किया था 10 नंबर, जब मन किया था 15 नंबर, ये आपका मर्जी। तो ये डीएसडी होता है। डीएसडी को मैंने 3 भागों में कैटेगरी में बांटा हुआ है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा यहां मेमोरी स्टोरेज लिखा है, लेकिन मैं यहां पर पढ़ाता हूं अक्सर यूएसबी फ्लैश ड्राइव। याद रखिएगा दोस्तों, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यानी 3 तरह का आपको मैं कैटेगरी बताऊंगा इसमें डीएसडी में। पहला मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा यूएसबी फ्लैश ड्राइव। याद रखेंगे, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। मैग्नेटिक डिस्क की बात करूं तो मैग्नेटिक डिस्क आपका डीएसडी है, जो कि बहुत ही फास्ट वर्क करता है। ठीक है, जिसके अंदर 2 बताऊंगा, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लॉपी डिस्क क्या है, तो आप तुरंत बता देना कि फ्लॉपी डिस्क एक तरह का मैग्नेटिक डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क किस तरह का डिस्क है? एक मैग्नेटिक डिस्क है। और आप क्या बता सकते हो? तो और आप बता देना कि सर ये एक डीएसडी है, नहीं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, और आप बता सकते हो कि सर ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी है। बता सकते हो, इतना तो। अब आगे देखो, मैंने जो लिखा है वो मैं बता दूं। फ्लॉपी डिस्क क्या बोलेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में? पहली बात है, बिना पढ़े हम इतनी बातें बोल सकते हैं। जहां तक मैंने भी फ्लॉपी आपको नहीं समझाया, फिर भी अब आप बता सकते हो फ्लॉपी के बारे में क्या क्या। फ्लॉपी एक डीएसडी है,
यानी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। दूसरी बात बोल सकते हैं कि फ्लॉपी एक मैग्नेटिक डिस्क है। तीसरी बात बोल सकते हैं कि फ्लॉपी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। फ्लॉपी का यूज हम लोग डेटा ट्रांसफर के लिए भी करते हैं, यानी एक पीसी से दूसरे पीसी पे डेटा ले जाना हो तो हम लोग फ्लॉपी का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर अपने डेटा को बैकअप लेना हो तो हम लोग फ्लॉपी का यूज करते थे, है नहीं, करते थे। ओके दोस्तों, अब जो मैंने लिखवाया उसको पढ़ते, इतना नॉलेज काफी होता है, फिर भी जो मैंने लिखवाया उसको देख लीजिए, एडिशनल नॉलेज आपको मिल जाएगा। इट इज काइंड्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस, एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है जिसको डेवलप किया गया 1969 के अर्ली में अब द अमेरिकन इंफॉर्मेशन कंपनी, यानी अमेरिकन कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी? आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इट इज स्मॉल रैंडम एक्सेस डिस्क, ये एक छोटा सा रैंडम एक्सेस डिस्क होता है। दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल एंड इनक्लोज्ड इन ए हार्ड प्लास्टिक जैकेट। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों? अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए यहां पर फ्लॉपी डिस्क का फिगर दिया हुआ है। अब मैं फ्लॉपी डिस्क की बात करूं तो फ्लॉपी डिस्क के साइज आपके पॉकेट, यानी जो आपके शर्ट का ऊपर वाला पॉकेट होता है ना, जेब, यहां पर जो जेब होता है उसके साइज के बराबर का होता है। अब फ्लॉपी डिस्क का जो ये कवर आपको दिख रहा है, ब्लैक कवर या फिर ऑरेंज कवर या फिर ब्लू कवर, इसको अगर खोल दिया जाए, निकाल दिया जाए, इसके अंदर इस जगह पर एक सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क मिलेगा, ठीक है, सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क मिलेगा। देखिए वही लिखा हुआ है, द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन अ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क, ठीक है, उसके अंदर एक प्लास्टिक डिस्क मिलेगा कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, और उस सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल चढ़ा दिया जाता है ताकि डेटा परमानेंटली स्टोर हो सके, ठीक है, इसलिए इसको मैग्नेटिक डिस्क भी बोला गया। एंड क्लोज्ड इट हार्ड प्लास्टिक जैकेट, अब फिर उसके ऊपर इस तरह के जैकेट को पहना दिया जाता है, उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, तो ये बन जाता है आपका प्योर फ्लॉपी डिस्क। ओके दोस्तों, दिस डेज द फ्लॉपी यूज, यानी उस समय जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो फ्लॉपी था 1/2 इंच का था, यानी 3.5 इंच का था, जिसके अंदर मैं बता दूं कि 1.44 MB का डेटा स्टोर होता था। यानी अगर आपसे सवाल पूछे कि 3.15 इंच वाले फ्लॉपी में कितना डेटा स्टोर होता है, तो आप याद रखिएगा 1.44 MB, 1.44 MB आपका डेटा स्टोर होता था, ठीक है दोस्तों। और ये जो साइज बताया जाता है ना, ये साइज पूरे फ्लॉपी डिस्क का नहीं है, उसके अंदर जो ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक लगा हुआ है उसकी साइज होती है 3.5 या अदर, ठीक है। द मैग्नेटिक सरफेस ऑफ द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक। अब देखिए यहां पर कहानी क्या हुआ, जितने भी सर्कुलर डिस्क होते हैं, इस तरह के सर्कल में, गोल राउंड में जितने भी डिस्क होते हैं, चाहे वो फ्लॉपी हो, चाहे वो आपका हार्ड डिस्क हो, चाहे सीडी हो, चाहे डीवीडी हो, ठीक है, जो भी सर्कुलर डिस्क होते हैं उसके अंदर ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं, ठीक है। अब ट्रैक किसको बोलेंगे, तो देखिए लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक सरफेस ऑफ द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक। जो हमारे मैग्नेटिक सरफेस होता है, जो डिस्क है उसका जो सरफेस, मैग्नेटिक सरफेस जो है, अगर उसमें सर्कुलर पाथ बना हुआ है, सर्कुलर पाथ बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रैक बोलेंगे। और उसी ट्रैक को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो बन गया सेक्टर। ये दो चीज याद रखेंगे, ट्रैक सेक्टर क्या होता है, तो सर्कुलर पाथ जो आपके डिस्क पे बने होते हैं वो ट्रैक होता है, और ट्रैक को डिवाइड कर दिया जाए तो बन जाता है सेक्टर। ओके, देखिए लिखा हुआ है, डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्पोर्ट्स ऑन दिस ट्रैक। ट्रैक जो होता है, ट्रैक के अंदर ही हमारा डेटा स्पोर्ट्स के रूप में स्टोर होता है। ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर, ट्रैक से हमारा डिवाइड होता है तो सेक्टर बनता है। ईच सेक्टर इन ट्रैक इज नोन बाय एन एड्रेस। हमारा जो ईच सेक्टर होता है ट्रैक में, उसको किस नाम से जानते हैं? एड्रेस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल सेक्टर 1 ट्रैक 0, ठीक है। फिगर के माध्यम से समझते हैं तो देखिए ये जैकेट है, यहां पर एक जैकेट है, जैकेट को खोल दिया गया तो उसके अंदर एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क दिखेगा। ये पहला जो सर्कल, ये आपका प्लास्टिक डिस्क का सर्कल है, ये पूरा इतना, इसके अंदर सर्कल, इस देखिए इस तरह के सर्कल बने हुए हैं, इस तरह का सर्कल बने हुए हैं। तो ये जो सर्कल बने हुए क्या है? एक ट्रैक है। और इसको अगर डिवाइड कर दिया गया ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन गया? एक सेक्टर बन गया। यहां पर देखिए इंडिकेट किया गया है, मैं इरेज कर देता हूं, देखिए यहां पर इंडिकेट किया गया है। यहां पर देखिए ट्रैक, ट्रैक इसको बोलेंगे, तो ये जो सर्कुलर पाथ बना हुआ है ना, ये सर्कुलर पाथ जो बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे? ट्रैक बोलेंगे। और जो इस पे डिवाइड हो गया, यानी ये एरिया जो बन रहा है इतना दूर का, ये एरिया, इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। यानी ये जो एरिया बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। तो आप लोग ट्रैक सेक्टर दोस्तों समझ गए होंगे। ट्रैक किसको बोलेंगे? किसी भी सर्कुलर डिस्क के ऊपर जो सर्कुलर पाथ बना होता है, जो सर्कुलर पाथ बना हुआ है वो ट्रैक है। और ट्रैक को डिवाइड कर दिया जाए तो सेक्टर कहलाएगा। ओके, फ्लॉपी का फिर यूज देखिए नीचे लिखा हुआ, जो मैंने अभी पहले आपको समझा दिया है। यू कैन यूज फ्लॉपी डिस्क टू स्टोर एंड मूव डेटा इजिली फ्रॉम वन पीसी टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लॉपी डिस्क का यूज करते हैं।
करते थे, है नहीं, करते थे। You should copy onto your floppy disk any important information that is kept on your hard disk in case your hard disk fails। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है और आप उसको उस डेटा को अपना बैकअप लेना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आप फ्लॉपी डिस्क का यूज कर सकते हो। यानी हम लोग उस समय फ्लॉपी डिस्क का यूज करते थे, लेकिन आजकल तो फ्लॉपी बंद हो चुका है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में सीडी और डीवीडी आ गया। यानी जब सीडी डीवीडी मार्केट में आया तो फ्लॉपी बंद हो गया, और अब सीडी डीवीडी भी बंद हो चुका है। क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि अब मार्केट में पेन ड्राइव आ गया है। तो पेन ड्राइव आने से सीडी डीवीडी का बिक्री कम हो गया। उसी तरह कभी एक न्यू टेक्नोलॉजी आएगा जिसमें पेन ड्राइव भी बंद हो जाएगा और इसकी जगह पर कोई न्यू मार्केट में चला आएगा। ओके दोस्तों, इस चीज से हमको एक सीख लेनी चाहिए, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। यानी जो आज मेरा है वो कल किसी और का होगा, जो आज जो तेरा है वो कल किसी और का होगा। ठीक है, तो घमंड कभी मत करिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए। कुछ आप साथ नहीं लेकर जाने वाले हो तो किसी से कोई मतभेद मत रखें, सबको समान भाव से देखें, सबको प्यार दे, सबको स्नेह दे, सबको अपना आशीर्वाद दे। ठीक है, और सब में अपने ज्ञान बांटते चले। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आप कुछ सीखे हैं, तो दूसरे को भी अपने ज्ञान से उसको उत्साहित करते रहे दोस्तों। किसी को भी डीमोटिवेट ना करें। उसका अगर आप मोटिवेशन नहीं बढ़ा सकते तो आप उसको डीमोटिवेट भी मत किया करें। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क की बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉपुलर साइज हुआ करता है दोस्तों फ्लॉपी का 5 से 1/4 और 3 से 1/2 सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें डेटा स्टोर होता है दो साइड से। तो यहां पर आप ये याद रखोगे 3/1.4 3 से 1/2 वाले में जो डेटा स्टोर होता था 1.44 MB का होता था, वही 5 से 1/4 में 1.2 MB का डेटा स्टोर होता है। ये 2 नंबर और 4 नंबर आप जरूर याद रख लोगे, किसी भी एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे मैग्नेटिक डिस्क की, जो होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं, तो बिना पढ़े भी आप कुछ बातें बता सकते हो। पहला, हार्ड डिस्क क्या है, तो हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है। हार्ड डिस्क क्या है, तो हार्ड डिस्क एक डीएसडी है। हार्ड डिस्क क्या है, तो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। काम क्या है डिस्क का, तो सर काम है डेटा को परमानेंटली स्टोर करना। जहां पर हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, फिर अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करना है, डेटा बैकअप लेना है, तो हम लोग हार्ड डिस्क का यूज करेंगे। ओके, डेटा यानी हार्ड डिस्क का एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए, अब मैंने जो लिखा है वो मैं बता दूं, ए मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन इज द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, तो एक मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया है जो कि अधिक मात्रा में लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ए हार्ड डिस्क कंटेन ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक प्लेट्स फिक्स्ड टू ए स्पिंडल वन बिलो टू अदर विथ सेट ऑफ रीड एंड राइट हेड्स। अभी अंदरूनी बातें आपसे बता दिया गया। मान लेता हूं मेरे हाथ में ये हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क का अगर मैं ऊपर का हिस्सा खोल दूं तो नीचे आपको अंदर क्या मिलेगा, एक मेटल के प्लेट मिलेंगे। वो प्लेट एक स्प्लिंटर यानी एक धूरा, एक छोटा सा धूरा होता है, उसके ऊपर एक 3 प्लेट लगाए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्लेट्स होते हैं और उसके बाद रीड एंड राइट हेड उससे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वही बात लिखा हुआ है, ए हार्ड डिस्क कंटेन नंबर ऑफ मैग्नेटिक प्लेट्स। एक हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ मैग्नेटिक प्लेट्स होते हैं। कितने होते हैं, तो 3, किसी किसी में 5 भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 3 होते हैं। ठीक है, फिक्स टू स्प्लिंडर, स्प्लिंडर का मतलब धूरा होता है, धूरे के ऊपर तीनों को लगा, एक के ऊपर एक लगा दीजिए। मैं ग्राफिक्स भी दिखाऊंगा, तब तक बने रहिएगा। वन बिलो टू अनदर, और उसके साथ रीड एंड राइट को हेड को भी सेट किया जाता है। द डिस्क इज परमानेंटली सील्ड, डिस्क को फिर परमानेंटली सील्ड कर दिया जाता है ताकि कोई भी ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके डस्ट से और अदर कंटामिनेशन से। यानी उसके अंदर डस्ट यानी गंदगी नहीं जाना चाहिए। अगर डस्ट गया तो वो प्लेट जो होता है उसके ऊपर गंदगी बैठ जाएगी तो वो स्लो हो जाएगा। इट इज ऑपरेशनल रिलायबिलिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी, यानी इसके स्पीड को मैनेज करने के लिए, यानी स्पीड को बरकरार रखने के लिए उसको क्या कहते हैं, सील पैक कर दिया जाता है। रोटेशनल स्पीड की बात करें तो हार्ड डिस्क की जो रोटेशनल स्पीड होती है 7200 आरपीएम होती है। आरपीएम का रिवोल्यूशन पर मिनट, इसका भी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क का टिपिकली यानी मैक्सिमम जो होता है कि ना बाय डिफॉल्ट जो कहते हैं तो 7200 आरपीएम होता है। 7200 आरपीएम को अच्छा माना जाता है। अगर और अधिक है तो और अच्छी बात है, नहीं कम से कम 7200 का आरपीएम वाला हार्ड डिस्क आपके पास होना चाहिए। The high speed of rotation ensured that all areas of the disk appear under the read and write heads at very frequent intervals. तो ये जो रीड एंड राइट जो डेटा हमारा डिस्क जो होता है वो ग्राउंड राउंड रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है, और उसके नीचे और ऊपर दोनों साइड में, यानी जो मान लो ये मेरा प्लेट है तो प्लेट के ऊपर भी प्लेट के नीचे भी ऐसे इस क्रम में, देखिए आपको दिख रहा होगा, इस क्रम में रीड एंड राइट हेड लगा रहता है ताकि दोनों साइड के एरिया को कवर किया जा सके। ओके,
फिजिकली साइज एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी वेरी, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में फिजिकल साइज की बात करो तो फिजिकल साइज में भी बड़ा होता है और स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी बड़ी होती है। दिस डेज हार्ड डिस्क ऑफ 500 GB टू 1 TB। आजकल हम लोग अपने लैपटॉप कंप्यूटर में 500 GB से 1 TB तक का हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं दोस्तों। GB TB का मतलब आपको यूनिट ऑफ मेमोरी से है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि GB TB का मतलब क्या होता है। अगर आपने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा महामैराथन का, उसको जरूर जाकर देख लें, आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा उससे। तो गीगाबाइट एंड टेराबाइट, जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट एंड टीबी का मतलब टेराबाइट। इट इज कॉमनली यूज्ड एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में इसका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज होता है। द हार्ड डिस्क वाज इन्वेंटेड ऑन सितंबर 13, 1956, 1956, 13 सितंबर 1956 को हार्ड डिस्क को इन्वेंट किया गया था आईबीएम टीम के द्वारा। आईबीएम कंपनी में टीम लीड किया गया था। टीम लीड कौन किए थे? रे जॉनसन थे। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ डिस्क ड्राइव या फादर ऑफ हार्ड डिस्क किसको कहा जाता है? रे जॉनसन को याद रखेंगे। डिस्क ड्राइव, ये सवाल एक आपका बन गया। डिस्क ड्राइव यानी फादर ऑफ डिस्क ड्राइव किसको बोलते हैं? रे जॉनसन। ठीक है, ये हार्ड डिस्क के जो इन्वेंटर कौन है? तो रे जॉनसन। अर्ली हार्ड डिस्क ड्राइव्स वेयर लार्ज एंड कंप्रेसर डिवाइस, यानी पुराने जो हार्ड डिस्क होते थे बहुत ही बड़े हुआ करते थे, जिसके अंदर 5 से लेकर 20 MB तक का डेटा स्टोर होता था, बस 5 से 20 MB। ठीक है, ये 1970-80 की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ डिड यू नो लिखवा है, इंफॉर्मेशन कुछ जो नॉलेजफुल है, जो जिसको आप याद रखोगे। 1980 की बात है। 1980 में एक हार्ड डिस्क तैयार किया गया, वर्ल्ड फर्स्ट गीगाबाइट कैपेसिटी डिस्क ड्राइव। IBM 3380 वाज द साइज ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, यानी एक फ्रिज के आकार का एक हार्ड डिस्क तैयार किया गया, जो कि पहला गीगाबाइट कैपेसिटी का हार्ड डिस्क था। ठीक है, जिसका वजन 550 पाउंड यानी 250 kg था और उसका कीमत US में $40,000 था। याद रखिए दोस्तों। 1991 में पहली बार 100 MB का, यानी 2.5 इंच का, याद रखिए 100 MB में 2.5 इंच का हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस किया गया था। कितना? यानी सबसे पतला 2.5 इंच का हार्ड डिस्क पहली बार क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1991 में 100 MB का। 2005 में 500 GB का हार्ड डिस्क शिप करना स्टार्ट किया गया, यानी बेचना स्टार्ट किया गया दोस्तों। 2008 में सीगेट कंपनी है, जो कि उन्होंने पहली बार 1.5 TB का हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस किया था। जितनी भी कंपनियां हैं 1 TB, 2 TB, 4 TB ऐसे इंट्रोड्यूस करती है, इन्होंने 1.5 TB यानी 1.5 TB का हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस किया था 2008 में। ये कुछ इंफॉर्मेशन था दोस्तों, आप जिसे याद करोगे, याद रखोगे। और यहाँ देखिए मैं जो मेटल की बात करता हूँ, मैं ग्राफिक्स दिखा दूं। अगर हार्ड डिस्क के प्लेट्स को ओपन किया जाए तो उसके अंदर तीन मेटल के प्लेट्स आपको दिखेंगे, और जिस पे अड़का है ये प्लेट्स, इसको स्प्लिंटर बोलते हैं। ये नीचे तक गया है और ये जो प्ले आपको दिख रहा है ये हेड है। ये ऊपर और नीचे दोनों प्लेट के लगे, यानी टोटल 6 हेड लगे हुए। जितने प्लेट और हेड की संख्या कैसे होती है? अगर 3 प्लेट लगा है तो इंटू 2 हेड लगेगा, याद रखिएगा। तो टोटल 6 हेड लगा है। रीड एंड राइट हेड कितने? 6 है। और भी दूसरे ग्राफिक्स से दिखाऊं तो दूसरा ग्राफिक्स का देख लीजिए। ये दूसरा ग्राफिक्स है, जिसमें देखिए यहाँ पर ये जो डंडी दिख रही है, ये स्प्लिंडल है, जिसके ऊपर 3 प्लेट लगाए गए हैं। ये 3 सरफेस है, दोनों साइड को सरफेस बोलते हैं। प्लेट के दोनों हिस्से को क्या बोलेंगे? सरफेस बोलेंगे। तो ये आपके प्लेट लगे हुए हैं और यहाँ पर देखिए 6 आपको रीड एंड राइट हेड लगे हैं, क्योंकि उस ग्राफिक्स में तो हेड आपको एक ही दिख रहा होगा, 1 2 3 ही दिख रहा है, लेकिन वो इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि 3 हेड, यानी टोटल 6 हेड लगाए गए। देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, ट्रैक सेक्टर इसमें भी है, क्योंकि सर्कुलर इसका भी डिस्क होता है, तो ट्रैक सेक्टर इसमें भी है। जो सर्कुलर पाथ बने होते हैं आपके डिस्क में, ये जो सर्कल बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे? ट्रैक बोलेंगे। और जो आपका ट्रैक ऐसे डिवाइड हो गया इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। ये क्या है? तो रीड एंड राइट हेड है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने हार्ड डिस्क खत्म कर दिया। अगले क्लास में मैं ट्रैक सेक्टर एक बार और बता दूंगा। ट्रैक सेक्टर, सिक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, या अदर सीडी डीवीडी फ्लॉपी डिस्क, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव वगैरह क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करूंगा। तो आज का भी क्लास लगभग 1 घंटा होने जा रहा है, तो आज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी लोग को मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा और आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कर रहे होंगे। जहां भी आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।